सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ एक नए प्रकरण के साथ। तो देखिए बच्चों, आज जिस बिंदु का हम अध्ययन करेंगे वह रहेगा कक्षा 11वीं की जो हिंदी अनिवार्य की पुस्तक चलती है आरोह। उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ आता है घर की याद, जिसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। इस पाठ का अंतिम और 7वें भाग का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने जो अब तक पढ़ा है वह पढ़ा है कि भवानी प्रसाद मिश्र जेल में बंद है और जेल की व्यथा जो अंग्रेज सरकार द्वारा उनके प्रति जो अत्याचार किए जा रहे हैं उन सबको वो सहन कर रहे हैं। लेकिन उनको कहीं कहीं, जैसा कि पाठ का नाम याद है घर की याद, तो उसी प्रकार घर की पीड़ा भी उनको सता रही है। उनको पता है कि अगर उनके साथ हो रहे व्यवहार को अगर पिता तक पहुंच गए तो उनके पिता काफी व्यथित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, माता परिवार के अन्य सदस्य बहुत दुखी हो जाएंगे। इसलिए वो सावन को संबोधित करते हुए पिछले भाग में जो संदेश दिया उन्होंने कि हे सावन, तुम जाकर के घर पर ये मत कहना कि मैं यहाँ पर मेरी वास्तविक स्थिति से उनका अवगत मत कराना और उनसे ये कहना कि मैं यहाँ पर खुश हूँ, पढ़ाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ और लिखता रहता हूँ, सूत काटता रहता हूँ, मैं व्यस्त हूँ, लोग मेरे काम को पसंद करते हैं और निश्चित रूप से मैं आपके नाम को रोशन कर रहा हूँ। इस तरह की बातें कहोगे तो निश्चित रूप से उनकी व्यथा कुछ कम होगी। इस तरह की बातों के लिए वो निवेदन कर रहे थे। और अंतिम पंक्ति जो आई थी पिछले भाग में कि यह न कहना अस्त हूं मैं, उनसे ये मत कह देना भूल कर कि मैं निराश हूं। अब यहाँ पर इस भाग में कवि ने कहीं न कहीं अंग्रेज सरकार द्वारा जो कैदियों के साथ, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जो बुरा बर्ताव होता था उसका भी वर्णन किया है और कहा है, सावर से भी कह रहे हैं कि आप मेरे पिता को अगर इस प्रकार का संदेश कभी भूलकर नहीं मत देना कि उनको कहीं मेरी वास्तविक स्थिति का पता लग जाए। तो कैसा व्यवहार होता था वो आप सुनिए। हाय रे ऐसा न कहना, हे सावन तुम जाकर के भूल कर भी ऐसा मत कहना। कैसा मत कहना कि जो वैसा नहीं है, कि जो वैसा नहीं जो है, जो वास्तव में जो आप देख रहे हो, हे सावन तुम जो वास्तव में देख रहे हो मेरे प्रति जो व्यवहार और आचरण और अंग्रेज सरकार का अत्याचार, इस प्रकार की जो वास्तविक स्थिति देख रहे हो ऐसा बिल्कुल भी मत कहना है कि जो है उसको कभी मत कहना, उसको कभी मत कहना। कह न देना जागता हूं, ये भूल कर भी मत कह देना कि मैं यहां पर मुझे चैन से सोने भी नहीं दिया जाता है, जागता रहता हूं, पीड़ित रहता हूं, दुखी रहता हूं, दिन भर मेहनत करता हूं और रात में चैन से भी सो नहीं पाता। इस तरह की बातें तुम भूल कर भी मत कह देना। कह न देना मौन हूं मैं, और ये बात कि बिल्कुल मैं यहाँ मौन हूं, मेरी आवाज कोई नहीं सुनता है, मेरी आवाज को दबा दिया जाता है, मुझे कष्ट दिया जाता है, इस तरह की बातें भी आप बिल्कुल मत कहना। खुद न समझू कौन हूं मैं, और ये बात तो भूल कर भी मत कहना कि मुझे खुद को ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरी पहचान ही मिट गई है यहाँ पर आकर के, और इनकी वजह से आज ये हालत हो गई अंग्रेज सरकार के अत्याचार की वजह से कि मैं अपने आप को पहचानना भी भूल गया हूं। ऐसी स्थिति मेरी उन्होंने कर दी है। देखना कुछ बक न देना, और फिर सचेत करते हुए कहते हैं, हे सावन पुनः आपको सचेत कर रहा हूं, कहीं भूल से भी भावनाओं में बह करके और तुम कहीं उनसे मेरी वास्तविक स्थिति मत बता देना, बक मत देना, बोल मत देना। क्योंकि अगर तुमने जो ही बोला, कुछ भी बोला, तो मेरे पिता दुखी हो जाएंगे, मेरे परिवारजन दुखी हो जाएंगे, और वो जब दुखी हो जाएंगे तो मैं उनकी पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्यादा उनको कष्ट देने का कारण नहीं बन सकता। उन्हें कोई शक न देना, और इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना, इस तरीके से प्रस्तुतिकरण करना कि उनको शक भी नहीं हो कि तुम झूठ बोल रहे हो, उनको ऐसा लगे तुम वास्तविकता बता रहे हो। इस तरह उल्लास के साथ, उमंग के साथ मेरे बारे में उनको बताना कि वह सुन करके बहुत खुश हो जाए और उनको लगे मेरा बेटा वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है और नाम रोशन कर रहा है और उसे कोई प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। ऐसा कोई
बयान में, अपनी बातों में कहीं पर भी ऐसा भाव मत लाना कि उनको शक हो जाए। आगे कहते हैं हे सजीले हरे सावन, इसलिए हे सजीले सजे हुए हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन, और ये मेरे पुण्य पावन हे पुण्य पवित्र सजीले सावन, तुम बरस लो, तुम खूब बरसो, लेकिन ऐसा कोई कार्य मत करना, ऐसा कोई उनके सामने वर्णन मत कर देना कि वह भी बरस जाए, वह न बरसे, वह उनको नहीं बरसना। तुम बरसते हो तो धरती तृप्त होती है, सबको लाभ मिलता है, आपका बरसना तो अच्छा है, लेकिन अगर वह बरस गए, पिताजी बरस गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए, तो निश्चित रूप से ये बहुत कष्टदायक हो जाएगा। पांचवे को न तरसे, इसलिए कोई भी बात उनसे ऐसी मत कहना कि पांचवें पुत्र के लिए वह तरसने लग जाए, दुखी होने लग जाए और सोचने लग जाए मेरे बेटे का क्या हो रहा होगा। ऐसी बातें वो कभी भी उनके सामने मत कहना। उनसे ये कहना कि मैं खुश हूँ, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ और 70 किलो वजन है, खाता हूँ, भरपेट भोजन करता हूँ। ये सब बातें सकारात्मक उनसे कहनी है। कभी ये मत कहना कि यहाँ पर मेरे को सोने नहीं दिया जाता, सारे दिन जागता रहता हूँ और खाने को भोजन नहीं मिलता है, पीड़ा पहुँचाते हैं, दिन भर पीड़ा पहुँचाते हैं, तकलीफ पहुँचाते हैं, सारे दिन काम में व्यस्त रहता हूँ और उसमें काम करते करते भी मुझे परेशान किया जाता है। और अंग्रेज सरकार से जो अत्याचार है वो इतने होते हैं कि आदमी से भागता हूँ, कि आदमी आदमी देख कर मैं डरता हूँ। ऐसी मेरी स्थिति कर दी कि आदमी कोई दिखता है मुझे इस काल कोठरी में, इस जेल में, तो मुझे डर लगता है कि निश्चित रूप से ये आदमी मुझे परेशान करने के लिए आया है, मुझे दंडित करने के लिए आया है। ऐसी बातें आप भूल कर भी मत कहना कि आदमी आदमी से डरता हूं। ऐसा क्यों कहा, पूछ लेते हैं प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न अगर पूछ लेते हैं तो उनको कवि इससे ये कहना चाहते हैं कि कवि जेल में बंद है और जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा उनके प्रति जो अत्याचार किए जाते हैं, उस अत्याचार के कारण वे काफी व्यतीत परिवार की याद और ये सब कुछ तो बातें है ही। इसके साथ साथ उस जेल में किसी को मिलने नहीं आने दिया जाता। अगर कोई व्यक्ति दिखता है तो वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसको दंडित करने के लिए जाते हैं, उन पर अत्याचार करने के लिए जाते हैं। इसलिए जेल में कोई भी आदमी देखते हैं कवि तो उनको डर लगता है, आदमी आदमी को देख करके वो दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी कुछ प्रश्न और व्याख्या। अब देखिए इससे जो प्रश्न बनेंगे और कुछ वो तो डिस्क्रिप्शन मिलेंगे। अब इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे वो भी आप देख लीजिए। पहले लिखेंगे प्रसंग, संपूर्ण पाठ हो गया। अब इसके बाद प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने सावन के माध्यम से जेल में हो रही अत्याचार का वर्णन किया है। ठीक है, यह प्रसंग हो गया। अब प्रसंग के पश्चात व्याख्या का जो हम वर्णन करेंगे वह ठीक जिस प्रकार बताई उस प्रकार से हम व्याख्या लिखेंगे। और व्याख्या का वर्णन करते हुए हम इस प्रकार प्रारंभ करेंगे कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र सावन
को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपने पिता के पास संदेशा भेजते हुए कहते हैं कि, और फिर हमको जिस प्रकार व्याख्या बताई वो लिखनी है। अब रही विशेष की बात, तो विशेष के अंतर्गत खड़ी बोली, हिंदी का प्रयोग, ठीक है। एक दूसरी यहां पर जैसे जागता हूं, भागता हूं, कौन हूं मैं, मौन हूं मैं, एक तरह से तुकांत रचना भी है। छंद मुक्त तुकांत रचना, तुकांत से तात्पर्य होता है जो अंत में जाकर के तुक मिलते हो, उसको तुकांत रचना कहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर अनुप्रास अलंकार है क्योंकि वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसमें, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, ठीक है। तो ये हमारी व्याख्या, प्रसंग और विशेष के साथ साथ हमारा ये संपूर्ण पाठ घर की याद ये समाप्त होता है। और फिर भी एक बार मैं सारांश रूप में बता देता हूं कि कवि जेल में बंद है और जेल में अंग्रेज सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए जा रहे हैं उनके प्रति, उन्हें सही समय पर भोजन नहीं दिया जा रहा, निरंतर उनसे परिश्रम कराया जा रहा है, उनको चैन से नहीं रहने दिया जा रहा, और स्थिति ये भी हो जाती है कि आदमी आदमी को देखकर डरने लगे हो। लेकिन वह इसी बीच वह ये नहीं चाहते कि उनको होने वाले, उनके प्रति होने वाले अत्याचारों को घर वालों को पता लगे, इसलिए वह अपने मन की बात सावन से कहते हुए इस प्रकार की बातें कहते हैं। अब सावन को श्रेष्ठ, पुण्य और पावन क्यों कहा है, एक प्रश्न आ जाता है। सावन को पुण्य और पावन इसलिए कहा है कि सावन का महीने में वर्षा होती है और वर्षा ऋतु निश्चित रूप से हर प्राणी को जीवनदायिनी रहती है, हर प्राणी को जीवन देने वाली होती है, इसलिए वर्षा को परम पवित्र माना जाता है, पुण्य माना जाता है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने पुण्य और पावन शब्द सावन के लिए किया है। तो पीड़ा को तो जो भी हुई उनको छिपा करके उन्होंने कहा कि उनको तो अच्छा ही अच्छा बताना ताकि वे व्यथित न हो सके। तो स्वतंत्रता के प्रति संघर्ष करने वाले इन महान कवि भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता का हमने अध्ययन किया। आशा करते हैं आपके भली प्रकार समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई समस्या है तो आप पूछिए, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लीजिए ताकि आने वाला जो नया पाठ है उसकी सूचना आपको समय पर प्राप्त हो सके, ठीक है। अब मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए धन्यवाद।